नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका भरते युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उनका हौसला और हुनर हम सबको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। शौकिया तौर पर भी देखा जाए तो हमारे देश के लगभग हर राज्य में फुटबॉल के प्रति लगाव महसूस किया जा सकता है। गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में, केरला और बंगाल की तरह ही इसके प्रति पैशन किसी फेस्टिवल की तरह खिल उठता है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय लड़कियों की फुटबॉल टीमें देश की बालिकाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं हैं। तो ऐसा क्या खास है इस खेल में? ऑलराउंड सेहत के पहलू के अलावा फुटबॉल एक पल में नस्ल भेद, रंग भेद और वर्ग भेद की बेड़ियों को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये सिखाता है कि सारे पृथ्वीवासी एक जैसे हैं, एक हैं, सबकी समान आकांक्षाएं हैं। युवा जिंदगी के संघर्ष पथ में मुश्किलों पर काबू पाने की कोशिश में फुटबॉल जैसा खेल सबक ही देता है। और काफी हद तक ऐसा ही खेल है क्रिकेट, अपने खास अंदाज में। फुटबॉल फीवर के चलते बहुत कम दोस्तों की नजरें टिकी होंगी युवा क्रिकेट खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के ताजा कारनामे पर। इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए, अवसर है विजय हजारे ट्रॉफी। हम तो वही कहेंगे, फुटबॉल क्रिकेट ही नहीं, हर खेल पर नजर रखिए, सीखे सिखाएं, अपनी हेल्थ बनाइए और सबसे बड़ी बात, समाज में मुस्कान फैलाइए। साथ ही सुनते रहिए राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। खेलों की तरह ही संगीत विश्व को जोड़ने की क्षमता रखता है। संगीत समग्र रूप में अपने आप में मानो एक भाषा है, संवाद का एक माध्यम है। हाँ, इसके रंग अलग अलग हो सकते हैं। अब अमेरिका की एक युवा ओपेरा सिंगर को ही लीजिए, नाम है एलेक्सा बर्नस्टन। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलेक्सा आजकल चेन्नई में रहती हैं और अपने गुरु से कर्नाटक संगीत सीख रही हैं। श्री गानानाता सिंधूरवर्णा करुणा सागरा कारिवादना लंबोदरा लकुमिकारा। युवा भारती से एलेक्सा कहती हैं, being in the right place at the right time. I attended a Diwali celebration at my university when I was 18. I first started, and I heard Carnatic music for the first time. And somebody performed there. It was the Indian classical music group on campus. So they're called Duke Sangeet, and they did Carnatic Hindustani and then Bollywood fusion. But I was listening to Carnatic music at that time, and I was just so awe-inspired. I said, this is
so beautiful, and I've never heard instruments like this in my life. It was my first time hearing the sound of the tampura, the mridangam, just these instruments, and even Hindustani instruments I had never heard before. And so I said, this is so much more music than I ever thought existed. It was incredible, and that set me on a path to pursue classical music on a bigger scale, classical music beyond the European composers I had grown up with. And so in doing so, I worked with Carnatic music, and I also worked with jazz as, in its own way, a classical tradition. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are mine. एलेक्सा बर्नस्टन, संगीत तेरे कितने रंग। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। सचमुच संगीत साधना अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है, कुछ वैसे ही जैसे किसी हिल स्टेशन से रात को स्वच्छ आकाश में ग्रह तारों को देखकर होती है। सुनाई देने लगता है राग अंतरिक्ष। अपने अंदर के हीलियम को थोड़ा आराम दो और ये देखो कि हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल में सचमुच कुछ युवा एस्ट्रोनॉमर्स एकत्रित हुए मिलकर चांद तारे देखने के लिए। अवसर था वार्षिक यंग एस्ट्रोनॉमर्स मीट 2022। एरीज के ही रिसर्च स्कॉलर अमर आर्यन के अनुसार इस मीटिंग में पूरे भारतवर्ष से जहां जहां खगोल शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो सारे इकट्ठा होंगे और अलग अलग चीजें स्टडी करेंगे। जैसे कुछ जो है सूर्य पे कार्य करते हैं, कुछ सुपरनोवा पे कार्य करते हैं, कुछ ब्लैक होल्स पे कार्य करते हैं। तो इस मीटिंग का सबसे जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि जो शोध छात्र हैं उनको इसके बारे में पता चले कि पूरे भारतवर्ष में किस तरीके के कार्य हो रहे हैं। जैसे इस मीटिंग में क्या होता है कि कुछ पोस्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ लोग अपने कुछ को टॉक्स मिली होती है। तो टॉक में क्या करते हैं कि जो उन्होंने कार्य किया है उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में सबको बताते हैं। मेरा मतलब जितने भारतवर्ष से शोध छात्र आए हुए, तो इससे 2-3 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे पहला कि जो मैं सुपरनोवा में हूँ, ब्लैक होल नहीं जानता, तो मुझे उसका भी ज्ञान प्राप्त होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हमारे देश में जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा खगोल शास्त्र में और क्या क्या चीजें हो रही हैं ये। इसके बाद फिर जैसे कई छात्र होते हैं, उनके न सिर्फ भारत में उनके कोलैबोरेटर्स होते हैं, विदेशों में भी कोलैबोरेटर्स होते हैं। तो ओवरऑल एक तरीके से ये मीटिंग हमें ये बता रही कि पूरे विश्व में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में क्या अध्ययन किया जा रहा है। तो दिस इज द गोल ऑफ दिस याम मीटिंग। इधर धरती पर भी एक जगह हमें कुछ खास टिमटिमाते तारे मिले। कीजिए स्वीकार ऐसे ही एक सितारे का प्यार भरा अभिवादन। आप हैं ईलू, पेशे से कमांडो, देश के सुरक्षा तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा। आपने अलग अलग ब्रीड्स के श्वान सैनिक एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर जरूर देखे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल श्वान कमांडो ईलू की ट्रेनिंग चल रही है कूनो पालपुर में पधारे हमारे अफ्रीकी चीतों की पोचर्स से रक्षा करने के क्षेत्र में। कैसी होती है डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग की दुनिया। चलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु, चंडीगढ़। डॉग ट्रेनिंग में जैसी सबसे पहले चुनौती माने तो ये माने कि हम एक इंटर स्पीसीज ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक ह्यूमन एक डिफरेंट स्पीसीज को ट्रेनिंग दे रहा है डॉग को। सो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली हम अपनी स्पीसीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। हम उनके इमोशन और हम उनके कामों के पीछे छिपी हुई जो हमारी जो इंसाइट है अंदर से आने वाली चीजें, उनको हम समझते हैं ज्यादा अच्छी तरह से। पर डॉग को समझाना है वो हम कंपेयर करते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को समझाना है वैसे है। तो सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि वो एक अलग स्पीशीज है, तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है सबसे पहले कि डॉग कैसे सोचता है। आप हैं बीटीसी पर कार्यरत
डॉक्टर हितेश शांडिल्य। अच्छा जो डॉग हैंडलर है उसमें सबसे पहले आप ये क्वालिटी मान के चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है उसका पेशेंस। बिकॉज डॉग जो ट्रेनिंग है वो एक कुछ चीजों को आपको बार बार करवाना है, सो पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ ही आपके अंदर करेज भी होना चाहिए, बिकॉज ये हिम्मत का काम है। डॉग जिसको मन में फियर है, वो फियर डॉग कैन सेंस दैट फियर, और वो फियर को डॉग पकड़ेगा तो वो आपके साथ अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाएगा। आप करेजियस होंगे तो आपका डॉग भी बहुत करेज के साथ आगे काम करेगा। फिजिकल एंड्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉग को सुबह 5 किलोमीटर यदि आपने पीटी करवानी है, रन वॉक करना है, और आप आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर आपको फिर से एक फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होना है, सो आप भी फिजिकली फिट होने चाहिए। एक और जो क्वालिटी है वो है मेंटल अलर्टनेस। आप हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज डॉग आपको बाद में नहीं बताएगा, आपको इमीडिएटली आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे डॉग यदि डिस्ट्रैक्ट हुआ तो क्यों हुआ, और क्या मेरे डॉग तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो विदिन 3 सेकेंड डॉग और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो ही मैटर करेगा। उसके पीछे या उसके बाद की में आप कुछ भी करेंगे तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाएगा, वो डॉग को इश्यू से भटक जाएगा डॉग का ध्यान। तो अलर्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज में जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, बेसिकली इन सब चीजों में वो अच्छी तरह से फिट होते हैं ऑलरेडी। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कि मैं एक सिक्योरिटी फोर्स पर्सन हूं और मैं डॉग को किस काम में लेके जाने वाला हूं। तो ऐसा एक नेशनल जो प्राइड है वो होना चाहिए कि मैं एक जो नेशनल ड्यूटी कर रहा हूं। तो इस तरह की जो भावनाएं वाले लोग हैं या इस तरह की क्वालिटीज वाले लोग हैं, हम उन्हीं को देखते हैं, जिनमें अच्छा डिसिप्लिन हो, जो फिजिकली फिट हो, जो करेजियस हो, जो मेंटली अलर्ट रहें, और जिनके अंदर डिसिप्लिन हो और पेशेंस हो, अच्छा पेशेंस रख सकें। तो इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनको टेस्ट के या एक रिव्यू के बाद हम उनको डॉग हैंडलर के तौर पे हम यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। एक डॉग और उसके हैंडलर का एक अटूट रूहानी रिश्ता होता है। केंद्र पर पहली बार युवा महिला हैंडलर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अनामिका भारद्वाज, डॉग हैंडलर। मेरे पास जो डॉग है वो चार्ली है, जो कि बेल्जियम शेफर्ड है, और हम यहाँ एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और अभी ये पूरी ट्रेनिंग हमारी 6 मंथ्स एक्सप्लोसिव और नेक्स्ट 1 मंथ का हमारा आईपी होगा। तो टोटल 7 मंथ्स की ट्रेनिंग है, जो हम 8 महिलाओं का ग्रुप है यहाँ पे आया वो ट्रेनिंग कर रहा है। क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं आप इनको ट्रेन करने, इस पर्टिकुलर ब्रीड को ट्रेन करने के लिए? सर इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं और पहली बात कि इनको कितना भी काम करा लो ये थकते नहीं है। तो हैंडलर थक जाता है लेकिन ये नहीं थकते। तो इसके लिए इनकी फिजिकल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मस्ट है, और फिजिकल के साथ साथ जो इनका जो एग्रेसिव जो इनका है नेचर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के ट्रिक्स सिखाते हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं। सुबह और शाम की ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है इनकी? सुबह सर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और सुबह जैसे पीटी का टाइम होता है जब हमारे, तो इनको हम इसीलिए 10 किलोमीटर या भी 20 किलोमीटर के रूट मार्च पे ले जाते हैं, ताकि ये वहां जाके थोड़े से थक के आए तो काम जल्दी अच्छे से सीखेंगे। जैसे अगर इनको उठ के अगर कोई चीज सिखाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो पकड़ते तो है काम को लेकिन कंट्रोल उतना नहीं हो पाता जितना थोड़े थकने के बाद जब उनका कंट्रोल आता है हमारे हाथ में। ट्रेनिंग के बाद हर श्वान कमांडो अपने हैंडलर के साथ पूरे सैनिक अनुशासन के साथ दी गई ड्यूटी निभाते हैं। जो डॉग है तकरीबन 11-12 साल की सर्विस देता है, और उसके बाद देखा जाता है कि डॉग जो है फर्दर ड्यूटी के लिए तैयार है कि नहीं है, कि उसमें कोई कमी तो नहीं आई है। उसके मुताबिक फिर विजुअलाइजेशन करके कि फर्दर जो है उसको एक्सटेंशंस दिया जाए, उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लिया जाता है। कई डॉग 15 साल तक भी अपनी अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकते हैं। कई डॉग को इंजरीज हो जाती है, तो हमारे पास ओल्ड एज होम भी है यहाँ पर। जितने डॉग जो ड्यूटी से अनफिट हो जाते हैं एज की वजह से या कोई इंजरी की वजह से या कई अन्य इलनेस की वजह से, उन डॉग्स को जब तक उनकी जो है लाइफ होती है, जब तक हम यहाँ पर हमारे जो ओल्ड एज होम डॉग का है उसमें हम रखते हैं। कुछ भावनात्मक शब्दों के साथ बीटीसी के आईजी श्री
ईश्वर सिंह दुहन। ये एक बहुत ही संवेदनशील जो है रिलेशन है, खास तौर पे जो ड्यूटी पे जो जवान के साथ में 24 घंटे जो डॉग रहते हैं। इवन हम लोग अपने घरों में भी कोई पेट पालते हैं और वो पेट को कुछ हो जाता है तो बहुत ज्यादा उतावलापन आ जाता है, क्योंकि डॉग का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। हमारे इवन बच्चों का प्यार भी कई बार स्वार्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन डॉग का जो प्यार है वो देखा गया है कि वो अनकंडीशनल है और बहुत ही पीड़ा होती है जब इस तरह का कोई जो डॉग है उसको हम जो है 4 लेग्ड सोल्जर मानते हैं। वो हमारा सैनिक की तरह ही काम करता है। अगर वो करते हुए बेला पे अपना जीवन की आहुति करता है, उसको हम उसी तरह से क्रिमेट करते हैं जैसे कि हम अपने जवान को करते हैं। उसी तरह से उसे इज्जत दी जाती है और उसी तरह से हम इन डॉग्स को ट्रीट करते हैं। सुरक्षा परिवार के अन्य सदस्य। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया है। नई दिल्ली में इसी उपलक्ष्य में पिछले सप्ताह एक ग्रैंड लॉन्च फंक्शन आयोजित किया गया। कई देशों के प्रतिनिधियों के अलावा इसमें देश के कई हिस्सों से आए युवा एंटरप्रेन्योर्स ने भी हिस्सा लिया। मैं किंजल जैन मुंबई से हूँ और मेरा मिलेट्स का ब्रांड है। हम बनाते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्री मिक्सेस, जो केक्स, पैनकेक्स, ब्रेड्स, वॉफल्स। बिकॉज ये सब क्या होता है ना, बच्चे लोग सबसे ज्यादा यही खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड है इंडस्ट्री में। सो आइडिया ये था कि हम जो सबसे ज्यादा कंज्यूम प्रोडक्ट्स है उसको मैदा और व्हीट निकाल के उसमें हम मिलेट्स लाएंगे। लोगों को मिलेट्स की अवेयरनेस कम है, सो अगर हम बच्चों को रोटी सब्जी देंगे वो नहीं खाएंगे, तो उनके प्लेट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उनके ही खाने में मिलेट्स का एडिशन कर रहे हैं। तो हमारा कन्वेंशनल जो ग्रेन्स है हमारे, उसकी तुलना में इसको बनाना कितना डिफिकल्ट? हमारे जो व्हीट और मैदा है उसमें एक प्रोटीन का एलिमेंट होता है ग्लूटेन, तो उसकी वजह से बहुत आसानी होती है बनने में क्योंकि इलास्टिसिटी होती है। वही हमारे मिलेट्स में नहीं है। तो हमने उसको वेरियस मिलेट्स और प्रोसेसिंग करके हमने प्रीमिक्सेस बनाए ताकि बच्चे और माए, मतलब जो न्यू एज मदर्स है या फादर्स है, वो घर पे ही ये सब बना सकते हैं विद लाइक इन इजी 3 स्टेप प्रोसेस। ये बताइए, प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशन का लॉस नहीं है? प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशन का लॉस होता है, आई विल नॉट डिनाई दैट कि नहीं होता है, बट अगर हम शुरुआत कहीं से अगर करनी है हमें, तो हम यहाँ से शुरुआत करके हम फिर होल ग्रेन्स पे मूव कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन की अगर जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ होल ग्रेन आटे से बनाए हैं, तो देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन लॉस भी नहीं होता। मेरा नाम दीपेन परमार है, मैं आनंद गुजरात से हूँ और हम लोग मिलेट उगाने से लेके मिलेट की रेडी टू कुक आइटम और रेडी टू ईट आइटम्स बना रहे हैं अभी गुजरात। हमने अभी मिलेट में से खाखरास बनाए हुए हैं जो माइनर मिलेट्स है, मेजर मिलेट्स है उसमें से। फिर हमने कुकीज बनाए हुए हैं जो कुकीज जगरी से है, बटर से है, जहाँ पे कोई भी मैदा या तो कोई भी वेजिटेबल फैट का यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ है। और हमने हमारी सारी ट्रेडिशनल जो डिशेज है गुजरात की उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, जैसे ढोकला है, हांडवा मिक्स है, तो वो सारी रेसिपीज बना रहे हैं और उससे लोग ज्यादा से ज्यादा मिलेट की तरह आगे बढ़े, वो हमारा प्लान है। आप जैसे गुजरात बोलते हो तो पहली चीज आती है खाने की, क्योंकि गुजराती लोग खाने और स्पाइसी खाने में बहुत फेवरेट है, तो हम लोग हर खाने को मिलेट से कन्वर्ट कर रहे हैं और वही टेस्ट और वही जो फॉर्म चाहिए उसको हम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसी से हमको लग रहा है कि नहीं, लोग मिलेट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि उसका हेल्थ का भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है लोगों को, और उससे लोगों को जो टेस्ट चाहिए, जो पुराना टेस्ट उनके पास है, वही टेस्ट उनको वापस मिलने वाला है। जैसे हमने वहाँ पे देखा है कि लोग अभी तक गुजरात में नूडल्स, पास्ता है या तो ऐसी आइटम्स जो है वो अभी तक ज्यादातर नहीं आ रही है, लेकिन उसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की हुई है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से। सो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा युवा वर्ग आ सके। जैसे हमने एक एनर्जी बार डेवलप किया है जो बच्चों के लिए, तो उनको ऐसे फील होता है कि नहीं वो चॉकलेट ही खा रहे हैं, चॉकलेट का रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छे खासे मिलेट्स है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो उससे एक आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि युवा वर्ग को भी हम इसके अंदर जोड़ सके।
मेरा नाम शुभांगी है। हम दिल्ली बेस्ड ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्राइमरी प्रोसेसर्स हैं। हम सिर्फ मिलेट्स पे काम करते हैं। सारे के सारे मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो हमने नेचुरली ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि हेल्थ भी बेटर करते हैं और टेस्ट भी अमेजिंग होता है। जो प्रोसेसिंग के अंदर 3 तरीके के लॉस होते हैं। पहला तो एक पत्थर वगैरह, अगर स्टोन सैंड वगैरह निकलता है तो हम उसको रिसाइकिल या फिर सस्टेनेबल तरीके से रख देते हैं। दूसरा दलिया निकलता है जिसको हम फर्दर और क्लेंजिंग करके उसकी और फर्दर वैल्यू एडिशन के अंदर उसको ऐड करते हैं। थर्ड जो आता है वो है हस्क। हमारे इस मिलेट्स के ऊपर एक अलग परत होती है जिसको उतार के हस्क कहा जाता है। उसको हम और इस टाइम पे R&D कर रहे हैं। पशु के लिए भी वो जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस टेक्नोलॉजी से लोगों तक भी लाया जा सके। जहाँ तक यहाँ एक सवाल है कि जहाँ पे आप जंक फूड की रेस चल रही है, वहाँ पे जंक फूड की रेस में हमारे मिलेट्स कितना आगे चल पाएंगे? तो मिलेट्स अगर आप देखें, आप मेरे पास जिम के लोगों के फोन आते हैं, बच्चों के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ऐसी चीज खाई जाए जो पेट में चिपक जाए या फिर आंतें क्लीन ना हो, हाई फाइबरस हाई न्यूट्रिशियस फूड ये है और बिल्कुल टेस्ट आप मैच कर सकते हो। इतने सालों का जो हमारे टेस्ट बैठ गया है, नूडल्स का हो, पास्ता का हो, वो बिल्कुल मैच होके मिलेट्स का बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप तक अगर ये पहुंचेगा तो आप मना करोगे कि नहीं मुझे नहीं खाना। आजादी के अमृतकाल में अब समय है बुंदेलखंड की युवा स्वाधीनता सेनानी झलकारी बाई के बलिदान के बारे में जानने का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। स्वतंत्रता के लिए अनगिनत वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी लोक गाथाओं में गाए जाते हैं। ये कहानी है भारत की एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये कहानी है बुंदेलखंड में जन्मी झलकारी बाई की। कौन कहेगा कि वो गुमनाम रह गए, होकर शहीद अपनों पे जो नाम कर गए, होकर शहीद अपनों पे जो नाम कर गए। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। झलकारी की मां का निधन जब हुआ तब झलकारी की उम्र बहुत कम थी। बुनकर परिवार में जन्मी झलकारी इन्हीं समस्याओं के चलते स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने बचपन में ही हथियार चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। झलकारी बहुत साहसी थी। लोक में प्रचलित एक किस्से के अनुसार झलकारी अपने गांव में आए डाकुओं से भी भिड़ गई थीं। एक अन्य कथा बताती है कि कैसे झलकारी ने एक तेंदुए से मुकाबला कर उसे भी मार गिराया था। समय अपनी गति से बीतता चला गया। झलकारी का विवाह झांसी राज्य के एक सैनिक पूरन कोली से हुआ। झलकारी भी पूरन के साथ झांसी आ गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल में शामिल हो गईं। भारत के अनेक राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बज चुका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के असमय निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान अपने हाथों में ले ली और अंग्रेजों से मुकाबला किया। महारानी जी की जय, महारानी जी की जय, महारानी जी की जय, सुराजियन 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 की जय। स्वराज्य के क्रांतिवीरों और मेरी झांसी के परम प्रिय सेनानियों, स्वराज के भीषण संग्राम में हम सब
अपने प्राणों को हथेली पर रखे जूझ रहे हैं। हमें अपने वीरों के अप्रतिम शौर्य और साहस पर गर्व है, किंतु मुझे लगता है हमारे स्वराज की मंजिल अभी दूर है, शायद बहुत दूर। और आज जब मैं अपनी झांसी देखती हूं तो आंखें भीगने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मैं सोचती हूं कि किले से तुरंत नीचे उतर जाऊं, अपने प्रजाजनों की रक्षा में गोरों को मौत के घाट उतारते उतारते स्वराज्य के अपने कुंड में समा जाऊं। अन्य कोई मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा मेरी प्यारी झलकारी। महारानी जो, एक निवेदन करें चाहूं तो मैं आपसे। स्वराज्य की लड़ाई की सबसे अग्रिम पंक्ति की सेनानी हो तुम। झांसी की धरती तुम्हारा सदैव यश गाएगी। बोलो झलकारी, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? हमारी विनती बस इतनी सी है महारानी जू कि आप ई घड़ी झांसी से निकल जाओ और जहां से निकल के मुल्क के सुराजियों को इकट्ठो करो और अब बाहर से लड़ाई लड़ो आप, और इतने हम लोग गोरन को लोहे के चले चब्बा उतरे। मेरी राय में तो झलकारी की बात गौर करने योग्य है। मेरी भी यही प्रार्थना है सरकार कि झलकारी के निवेदन पर आप अवश्य विचार करें। महारानी जो, अब ज्यादा सोच विचार करने को समय नहीं रहो। आप तो चलवे की तैयारी करें और झांसी को खटका सब दीवान जी पे छोड़ दें हजूर। ई बेर हम सब इते कई कहन चाहते कि हम उन्हें अपने जियत स्वराज की आग ठंडी ना होने दें। रानी लक्ष्मीबाई किले से निकलकर कालपी की तरफ बढ़ गईं। इधर झलकारी बाई अपने सिपाहियों के साथ झांसी में रुक गईं। झलकारी बाई की कद काठी रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उन्होंने बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा बनाई और निकल गईं अंग्रेजों को उलझाने। कर्नल ह्यूरोज, जो रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने रानी के पीछे कालपी जा रहा था, वो झलकारी बाई और उनके सिपाहियों के आक्रमण से चौंक गया। उसे लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने खुद उन पर आक्रमण कर दिया है। वो कालपी का रास्ता छोड़ झलकारी और उनके सैनिकों से उलझ गया। झलकारी खूब लड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, पर अंग्रेजों की बड़ी सेना के आगे झलकारी और उसके मुट्ठी भर सैनिक भला कितनी देर मुकाबला करते। अंततः झलकारी बाई को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई और स्वराज की योजना जानने के लिए झलकारी को कई यातनाएं दी। उन्हें तोप के मुंह से बांध दिया, लेकिन झलकारी ना झुकी, ना टूटी, ना डिगी। ये देश की बिटियां को का समझा थे? ये दुर्गा को अवतार है। स्वराज के लाने अपने प्राण देवे को कबाऊ पीछे नहीं हुई है। ये तोप से बांध है, ले बांध है। तू का बांध है तोप के मुंह से? हाँ उड़ा दे। जहां से बड़ी खुशी हमें का हो सकत है? बताओ, हमारी ये जिंदगी में जा से बड़ी खुशी का है? तोप से हमारे चिथरा चिथरा हो जे और बिखर जे, इते उते सब जगह, और बई अग्नि से स्वराज को जग सुलग है और बई धड़क है। ते में तुम जैसे गोरा है नहीं, ते झकरा से जल जे, झकरा से। मुल्क के कोने कोने से एक ही आवाज सुनाई दे, महारानी लक्ष्मी की जय, महारानी की जय बोल, लक्ष्मीबाई की जय बोल। और इस तरह स्वराज के रणांगण की एक अप्रतिम योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गई। वीरांगना झलकारी बाई की ये दास्तां केवल दस्तावेजों में नहीं, लोक के हृदय में भी समाई हुई है। आज भी झलकारी बाई की वीरता के किस्से बुंदेलखंड में गाए और सुनाए जाते हैं। शौर्य और साहस की प्रतिमा झलकारी, शौर्य और साहस की
अमर बलिदानी झलकारी बाई। वाचन स्वर आयुष तोमर। आलेख और प्रस्तुति सुमित गौतम। नाट्यांश सौजन्य नाटक झलकारी। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर। और इसके साथ ही संपन्न होता है युवा भारती का ये अंक। छात्रों के जीवन में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के अनुपम योगदान को रेखांकित करते हुए अनुमति लेते हैं आपसे मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।